नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई हो उम्मीद आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी में चलोगे। लास्ट क्लास में हम हुमायूं के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भाई अकबर के बारे में। तो अकबर आपका शासक कब बनता है भाई? अकबर आपका जो शासक बनता है वो बनता है 1556 में। कब तक रहेगा? 1556 से 1605 तक रहता है अकबर शासक रहे। अकबर की बात करें हम, अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जन्म हुआ वो हुआ 1542 ईस्वी में। यहीं पर बात करें हम, अकबर के पिता का क्या नाम था भाई? अकबर के पिता का नाम था हुमायूं और माता का क्या नाम था? अमीदा बानो बेगम। जो माता थी वो थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम इसकी क्या हुआ करती थी भाई? माता हुआ करती थी। किसकी पुत्री थी ये? मीर अली दोस्त की पुत्री हुआ करती थी। 1541 में हुमायूं की और हमीदा की शादी हुई थी और उसके बाद 1542 में अकबर का क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। आपसे जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो जन्म स्थान कौन सा था भाई इसका? जो जन्म स्थान है वो है अमरकोट। और अमरकोट का राजा कौन हुआ करता था? राजा वेरीसाल हुआ करता था भाई। राजा वेरीसाल के महलों में जन्म हुआ था किसका? अकबर का भाई। और बात करें हम हुमायूं की, तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में। कैसे हुई मृत्यु? सीढ़ियों से गिरने के कारण। कौन सी सीढ़ियों से गिरा था भाई? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरा था, उसकी वजह से इसकी बेचारे की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। जिस टाइम पे हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कहाँ पे था? उस समय जो अकबर था वो अमरकोट के अंदर था भाई। और हुमायूं का एक मुख्य सेनापति हुआ करता था, नाम क्या था? नाम था जी बैरम खान। बैरम खान ने इस खबर को क्या किया, यहीं पे दफन कर दिया। ये बाहर ही नहीं आने दी कि हुमायूं की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। ऐसा क्यों किया इसने? क्या कारण थे ऐसा करने के? शासक नहीं था अकबर, छोटा था। अकबर अभी था नहीं यहाँ पे, जैसा भी था छोटा बड़ा वो है ही नहीं यहाँ पे। अकबर था अमरकोट के अंदर। अगर ये बात बाहर फैल जाती कि हुमायूं नहीं रहे तो हो सकता है कोई न कोई आके दिल्ली पे अधिकार कर लिए, इसलिए इसको क्या किया, बात को यहीं पे दफन कर दिया गया। और बैरम खान अपनी बेगम के पास गया। बेगम का नाम क्या है भाई? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम के पास गया और इसको कहा थी मैं जा रहा हूँ अमरकोट के अंदर। अमरकोट के अंदर क्या करने के लिए जा रहा है भाई? अकबर को लेने के लिए जा रहा हूँ जी, और आके उसका क्या करवाना है? राज्याभिषेक करवाना है। ऐसे ऐसे हुमायूं तो रहे नहीं। सलीमा बेगम ने बैरम खान को बहुत समझाया कि कुछ नहीं रखा इन बातों में, आप स्वयं ही क्या बन जाओ? राजा बन जाओ, शासक करो, अपना संभाल लो। आप ही कर सकते हो जो कुछ भी कर सकते हो और ना ही आपको कोई पराजित करने वाला है। लेकिन बैरम खान नहीं माना, बोला जी नहीं, मैं मेरे मालिक का वफादार हूँ, मैं तो क्या करूँ, अकबर को ही गद्दी पे बैठा। अब बैरम खान निकल पड़ा किसके लिए भाई? अमरकोट के लिए निकला। अमरकोट से अकबर को लिया और अकबर को लेकर कहां पे पहुंच गया? ये वापिस आने लगा तो पंजाब में एक जगह है कलानौर। कलानौर नामक जगह पर पहुंचा ही था कि इनको खबर मिलती है दिल्ली में एक व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था हेम, जिसको हम हेमचंद्र के नाम से भी जानते हैं। आखिरी हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो कौन से नंबर का विक्रमादित्य था वो? 14वें नंबर का विक्रमादित्य हुआ करता था। कहाँ का शासक हुआ करता था? रेवाड़ी का शासक हुआ करता था हेमू या फिर हेमचंद्र। तो जैसे ही पता चला बैरम खान को कि हेमचंद्र दिल्ली के अंदर एंट्री कर चुका है और फरमान जारी कर दिया, किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो आप मेरे से आके मिलो, मैं उसका क्या करूंगा? समाधान करूंगा। तो बैरम खान को लगा कि लूट लिया सब कुछ,
हुमायूं की जो खबर थी वो बाहर आ चुकी है। तो अब इसको क्या करना है, सियासत को बचाना था, तो इसलिए कलानौर के अंदर ही क्या करवा देता है भाई, राज्याभिषेक करवा देता है। किसका राज्याभिषेक करवा दिया भाई, अकबर का क्या करवा दिया, राज्याभिषेक करवा दिया। किसने करवाया, बैरम खान ने। इंटो का एक सिंहासन बनाया गया वहीं पे टेम्परेरी रूप से, और यहाँ पे क्या बन जाता है भाई, अकबर अब शासक बन जाता है। 1556 में अकबर क्या कर लेता है, कमान को संभाल लेता है। अब जैसे ही बैरम खां कहाँ पे आया, अकबर को लेकर दिल्ली पहुंचता है बैरम खां, तो दिल्ली आते ही सबसे पहले बैरम खां किससे मुलाकात करेगा, मुलाकात करता है हेमू से। हेमू से जैसे ही मुलाकात की, हेमू बोला बताओ जनाब आपको क्या समस्या है। तो बैरम खां बोला सबसे बड़ी समस्या तो तू है। हेमू बोला भाई मैं समस्या कैसे होगी। फिर बैरम खान ने अपना परिचय दिया, और परिचय देते हुए कहा कि हेमू आपके लिए अच्छा यही होगा, आप अभी के अभी क्या करो, दिल्ली को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तो क्या हेमू दिल्ली को छोड़कर जाएगा, नहीं जाएगा। तो हेमू ने साफ मना कर दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे को दिल्ली से जाना चाहिए तो मेरे को निकाल दो। तो अब निकालने वाली बात आ गई, इसका मतलब अब क्या होगा, अब होगा युद्ध। कौन सा युद्ध होगा भाई, पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ भाई, हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1556 में। एक तरफ तो हेमू है, हेमचंद, और दूसरी तरफ कौन है भाई, दूसरी तरफ है अकबर। आपसे पूछ लिया जाए अकबर का नेतृत्व किसने किया, तो अकबर का जो नेतृत्व किया था भाई वो किया था बैरम खान ने। बैरम खान अकबर से पहले किसके यहाँ पर सेनापति हुआ करता था भाई, हुमायूं से पहले तातमस। कहाँ का शासक हुआ करता था, फारस का शासक हुआ करता था। हुमायूं के पास कैसे आया, काबुल पर कब्जा कर लिया। किसकी वजह से आया था भाई, तातमस ने दिया था हेमू को, इसको हुमायूं को। और हुमायूं बैरम खां की वजह से ही क्या कर पाया था, हिंदुस्तान पर पूर्ण अधिकार कर पाया था। हाँ जी क्या हुआ, तो अब होना है भाई पानीपत का दूसरा युद्ध। और हेमू है बड़ा पावरफुल, इस बात का पता है बैरम खान को कि बहुत खतरनाक बंदा है। अब तक 23 लड़ाइयां लड़ चुका है, जिसमें से 22 जीत चुका है। तो खतरनाक है, बैरम खान को पता है इसको हराना इतना आसान नहीं होगा। तो बैरम खान क्या करता है, अपनी सेना के अंदर जितने भी वीर योद्धा थे उन सभी वीर योद्धा को लगा देता है किसके पीछे, हेमू के पीछे, कि भाई आप सभी को क्या है एक साथ हेमू के साथ क्या करना है, युद्ध करना है। हेमू की सबसे अच्छी बात यह थी कि हेमू स्वयं आगे आके युद्ध करता था। बाकी जितने भी राजा हुए वो क्या करते थे, सेना को आगे करते थे, लेकिन हेमू स्वयं आगे चलता था, सबसे आगे हेमू ही होता था। तो सेना का और उत्साह बढ़ जाता था कि राजा हमसे आगे चल रहा है तो हम क्या करेंगे, राजा से आगे पहुंचेंगे। तो यही कारण था कि सबसे स्ट्रॉन्ग इसकी सेना हुआ करती थी, खुद नेतृत्व करता था, किसी सेनापति के भरोसे नहीं बैठता था, खुद ही लीडर हुआ करता था, खुद ही सब कुछ था। युद्ध स्टार्ट हो गया, हेमू को घेर लिया गया, सारे जितने भी महान योद्धा थे अकबर की सेना के अंदर। उसके बावजूद भी हेमू नहीं पराजित हो रहा। तो बैरम का पीछे से आता है और हेमू की आंख में तीर मार देता है, और जैसे ही आंख में तीर लगा हेमू क्या होता, हाथी से गिर गया और सेना को लगा महाराज तो चल बसे। तो इस कारण से अकबर यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, बैरम खां की बदौलत युद्ध जीत जाता है। अब इसको गिरफ्तार किया गया और पेश कर दिया जाता है किसके सामने, अकबर के सामने। और कहा कि भाई बैरम खान ने कहा कि महाराज लो इसका आप सर धड़ से अलग कर दो। तो अकबर मना कर देता, जी नहीं ऐसा नहीं करने वाला मैं। क्यों, क्योंकि ये पहले ही मर चुका है, निहत्था है, इसमें मैं अटैक नहीं करूंगा, मरे हुए व्यक्ति को मारने का कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कुछ करने वाला। तो बैरम खान बोला चलो महाराज आप नहीं मारते
तो ये तलवार रही, एक बार इसको आप छू दो, बाकी में देखो। अकबर तलवार को हाथ लगा देता है और उसी तलवार से बैरम खां हिंदू की क्या कर देता है, गर्दन काट देता है भाई। और यहाँ पे अकबर जीत जाता है और जीतने के बाद अकबर एक उपाधि धारण करता है, और वो उपाधि कौन सी है भाई, वो उपाधि है गाजी की उपाधि। तो गाजी की उपाधि धारण किसने की थी भाई, अकबर ने की थी। कौन से युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध, दूसरा। एक क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर की पहली शादी किससे हुई थी, रुकैया बेगम से पहले शादी हुई थी। रुकैया बेगम कौन थी, कामरान की पुत्री थी। उसके बाद अब अकबर शांति प्रिय तरीके से क्या करना स्टार्ट कर देता है भाई, शासन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अकबर को शासन करने कौन देगा शांति प्रिय तरीके से, तो अब अकबर शासक बना हुआ है भाई। अब इसकी बात करें हम अकबर की, अकबर पे है कुछ लोगों का प्रभाव। जैसे हम बात करें किस किसका है भाई, एक तो हो गया बैरम खां, बैरम खां का प्रभाव है। दूसरा कौन सा हो गया भाई, दूसरा होगी महान अनगा, महान अनगा। महाबनगा ने पालन पोषण किया था अकबर का। जब हुमायूं जीवित हुआ करता था तो इन दोनों को लगाया था किसकी सेवा में, अकबर की सेवा में लगाया था भाई। अकबर की देख रेख आप लोगों को ही करनी है, आप लोगों को ही संभालना है अकबर को। अब यहां पे इन दोनों के भरोसे छोड़ दिया अकबर को। अब ये दोनों ही क्या चाहते हैं कि अकबर पे ज्यादा अधिकार मेरा हो। बैरम खां चाहता है मेरा हो, महाबनगा चाहती है मेरा। महाबनगा की एक पुत्री हुआ करती थी भाई, जिसका नाम था जीजा बानो, और एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम क्या था, आदम खां। कहीं ना कहीं जो महाबनगा है ये आदम खां को शासक बनाना चाहती है। और आदम खां को शासक कैसे बनाया जा सकता है, जब अकबर महाबनगा की उंगलियों पे नाचे तब बात बन सकती है। कुछ ऐसा साम्राज्य में हाथ हो सकता है, लेकिन क्या बैरम खां के होते हुए ऐसा होगा, नहीं होगा। इसी बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हो चुका है 1556 में। तो अब ज्यादा जो अकबर मानता है वो किसकी मानता है, वो मानता है भाई बैरम खां की, क्योंकि इसकी बदौलत ही जीता, नहीं तो किसी भी सूरत में अकबर कभी जीत ही नहीं सकता। तो ज्यादा प्रभाव पड़ गया किसका, बैरम खां का। टेंशन होगी महाबनगा को कि यार मैंने क्या नहीं किया इसके लिए, और आज मेरे को क्या सिला मिला है। तो अब टेंशन हो गई और ये चाहती है अकबर को अपने वश में करना। तो फिर जो महाबनगा है ये किसका सहारा लेगी, फिर ये सहारा लेती है अपनी पुत्री का, जिसका नाम क्या था भाई, जीजा बानो। तो अपनी पुत्री का सहारा लेती है और इसको कहती है देख बेटा बात नू है, तेरे भाई को दिलाने अच्छे अच्छे पद, और हो सकता है कल को राजा भी बन जाएगी। उसके लिए तेरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो जीजा बानो बोली बताओ माता श्री क्या करना पड़ेगा। तो माता श्री ने कहा कि तेरे को अकबर को सेट करना पड़ेगा। तो अकबर पे डोरे डाल दे, अकबर तेरे वश में तो समझो सब कुछ हमारे वश में है। तो जीजा बानो करेगी कुछ ऐसा, करेगी। जीजा बानो बोली माते टेंशन मत ले, ये तो मेरे भाई हाथ को काम है, इब्न मेड दो अकबर ने तो मिनटा। तो जीजा बानो भाई हर रोज बेचारी अच्छे अच्छे सूट लेके आती, अच्छे अच्छे सूट पहनती, और जैसे ही अकबर दरबार में जाता तो दरवाजे के सामने से चक्कर लगाना शुरू कर देती। अकबर देखता और इग्नोर कर देता है। 2-4 दिन निकाल दिए ऐसे ही, फिर धीरे धीरे अकबर के मन में भी लड्डू फूटे। अकबर को भी हुआ कि यार बात कर लेनी चाहिए, ठीक है लड़की। अब अकबर की इसके प्रति फीलिंग उभरी। अकबर कोशिश करता जीजा बानो से बात करने के लिए, लेकिन अकबर के साइड में कौन बैठा हुआ है,
बैरम खां साइड में बैठा हुआ है। अब ये बैरम खां कुछ करने दे। अकबर कोशिश करता, बाँ पकड़ के वापस बैठा रहता, बेटा बैठ जा, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी तू बच्चा है। वापस बैठ गया। फिर 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। 2-3 दिन के बाद फिर अकबर ने कोशिश की। फिर बैरम खां रोक देता कि बेटा तू अभी बच्चा है। अकबर हर रोज घर जाके सोचता यार मैं बड़ा कब होगा, तब तक बड़ा नहीं होगा तब तक जीजा बानो से बात नहीं हो पाएगी मेरी। टेंशनें बढ़ रही हैं भाई, जीजा इधर जीजा बानो की, इधर अकबर की। जीजा बानो बेचारी और ज्यादा अच्छे परफ्यूम लेके आई, सूट वूट लेके आई, फिर चक्कर वक्कर लगाना स्टार्ट किया। लेकिन बात नहीं बन रही है। बात कौन नहीं बनने दे रहा? बात नहीं बनने दे रहा बैरम खां। टाइम आ गया जी 14 फरवरी का। 14 फरवरी का टाइम आ गया। जीजा बानो ने सोच लिया अगर कल कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं। इधर अकबर ने सोच लिया भाई कल कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे बातें स्टार्ट हुई, अकबर ने सोच रखा है भाई कल तो कुछ भी हो जाए प्रपोज करना ही करना है। जीजा बानो ने भी सोच रखा है कल कुछ भी हो जाए अकबर से प्रपोज करवाना ही करवाना। पूरा फैसला करके भाई जीजा बानो बड़ी सुंदर सी लाल कलर की साड़ी लेके आई और ये निकली अकबर के दरवाजे के सामने से। अकबर ने फैसला कर रखा है फाइनल आज कि कुछ भी हो जाए आप तो बस प्रपोज करो घुटने टेक के। तो अब अकबर राजी हो रखा है भाई। जैसे ही जीजा बानो निकली तो देखा यार आज में बड़ी खतरनाक लग रही है, चलो चलते हैं। तो अकबर उठा बेचारा और उठते ही किसने रोक लिया? बैरम खां ने रोक लिया। फिर बीच में आ गया। अकबर ने बैरम खां के 2 झटके दिए कि नौकर है, नौकर की तरह रहे, और जाके जीजा बानो को घुटने टेक के प्रपोज कर दिया कि जी मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, बस तू ही है मेरे लिए, तो जो कुछ भी है बैरम खां जाए बाढ़ में, प्रशासन जाए बाढ़ में, मैं तो आज से तेरा ही हूं। और अब अकबर पूरी तरह जीजा बानो के आगोश में आ गया और ये दोनों माँ बेटी मिलकर अकबर की क्या बनाएंगे? अकबर की बनाएंगी रेल। और अब टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1560 से लेकर 1562 का। भाई इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? पेटीकोट का शासन। पेटीकोट का शासन। कहाँ जाएगा भाई? पेटीकोट का शासन। क्या आता है सर ये? इस समय अकबर अपने हरम की 1 लाख औरतों के साथ 2 साल टाइम स्पेंड करता है। लगातार 2 साल रहा था 1 लाख औरतों के साथ 1560 से लेकर 1562 तक। इसको बोलते हैं पेटीकोट का शासन। आपने अनिल कपूर की एक मूवी आई थी काफी टाइम पहले, लोफर, अगर देखी हो तो देखिए किसी ने। वहां पे अनिल कपूर इलेक्शन लड़ता है और कोई उसको वोट नहीं डालने जाता गुंडों के डर से, लेकिन कैसे न कैसे करके एक बुजुर्ग व्यक्ति वोट डालता है। वो वोट डालाया, वापस गांव में आया और गांव में आते ही बुजुर्ग व्यक्ति क्या करता? गाली देना शुरू कर देता है कि हराम खोरो, मैं वोट डालाया और तुम बैठे रहना पेटीकोट के अंदर, बाहर मत निकलना। उसका मतलब था कि अपने औरतों के दामन में बैठे रहना। ठीक है, तो औरतों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, यानी कह सकते हो जिसको आप बीवी का गुलाम, कि उसके उसमें जाके छिप जाए। तो 2 साल रहा पेटीकोट के शासन में। 1 लाख औरतों के साथ रहा, कम नहीं थी 1 लाख औरतें। अब 2 साल में अकबर का सिस्टम हो लिया हैंग बेचारे का। अब 2 साल के बाद ये आया बाहर। अब 2 साल के बाद अकबर बाहर निकल के आया। फिर अकबर ने सोचा यार तूने किया क्या है इन 2 साल? ये पूरा का पूरा साम्राज्य इसने समाप्त कर दिया। 56 में राजा बना था, 62 का टाइम आ गया, 6 साल वेस्ट कर दिए ऐसे ही चक्करों के अंदर। और 2 साल तो ऐसे खराब किए कि अकबर को खुद ही नहीं पता
कब सुबह होती कब शाम होती। अब जैसे ही बाहर निकला, अब इसको लगा कि अकबर तेरे से होगी बारी गलती, और इसको याद आती है किसकी? बैरम खां। उस टाइम पे बैरम खां को 2 जने थे, तो बैरम खां ने बड़े दरबार में प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आज से राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। तो इसने राजनीति से संन्यास ले लिया था। लेकिन उस टाइम पे तो अकबर को था ठीक है तू जा बाढ़ में भाई, मेरे को नहीं तेरे से कोई मतलब नहीं, जीजा बानों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन अब याद आई बैरम खां, और याद आई इसको यार वो बैरम खां ठीक कह रहा था, वो ताऊ जी ठीक कहे थे, मान जा, नहीं माना। अब देख सब कुछ का सत्यानाश कर दिया। भागा गया किसके पास? बैरम खां के पास। बोला ताऊ मेरी तो होगी गलती, मैंने कर दे माफ, और तू एक काम कर वापिस आ जा और संभाल ले अपना साम्राज्य। तो बैरम खां बोला भाई मैं संन्यास ले चुका हूँ राजनीति, सॉरी कोई बच्चों का खेलने ले चुका हूँ तो ले चुका हूँ, दोबारा से मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। तो अकबर बोला इसका मतलब आपने ताऊ मेरे को माफ नहीं किया। बैरम खां बोला बेटा मैंने तो तेरे को उसी दिन माफ कर दिया था, अगर मैं तेरे को माफ नहीं करता तेरे को बचाता कौन? कोई बचाने वाला नहीं था। तो अकबर ने इसको ऑफर दिया कि तू मेरा मुख्य वजीर बन जा। क्या बन जा भाई? तू मेरा मुख्य वजीर बन जा। लेकिन बैरम खां बोला जी नहीं, संन्यास मतलब संन्यास, मैं नहीं आऊंगा। फिर अगला यहां पे शर्त रखी तू चंदेरी का स्वतंत्र राजा बन जा जी, चंदेरी को संभाल ले। बैरम खां बोला अगर मेरे को राजनीति में ही आना है तो मैं चंदेरी का राजा क्यों बनूंगा, तेरा मुख्य वजीर बन के पूरे भारतवर्ष को नहीं संभालूंगा, मैं नहीं आने वाला बेटा, तू कुछ भी कहे। तीसरा ऑप्शन इसको दिया, किसका भाई? हज यात्रा। अब तीसरा ऑफर इनको हज यात्रा का दे दिया कि या फिर एक काम कर लो, तू मेरे खर्चे पे कहां पे चला जा, हज यात्रा पे चला जा। हज यात्रा कौन सी होती है? मक्का से मदीना की जो यात्रा है वो क्या कहलाती है भाई? वो कहलाती है हज यात्रा। किसने की थी मक्का से मदीना की यात्रा? बताओ। मोहम्मद बिन कासिम ने, हजरत पैगंबर ने, उमैया खलीफा ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथा सर हजरत पैगंबर मोहम्मद शाह। आपको पता है उसको इस्लाम धर्म की ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 के अंदर, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, मक्का के अंदर उपदेश देने स्टार्ट किए, मक्का वालों को पसंद नहीं आए तो फिर उसको क्या कर दिया, मक्का से धक्के मार के निकाल दिया। वो कहाँ चला गया? मदीना चला गया पैदल पैदल अपनी 11 वाली गाड़ी से, और उसको क्या नाम दे दिया गया? फिर हज यात्रा कर दिया गया। और एक सच्चा मुसलमान अपने जीवन काल में एक बार हज यात्रा जरूर करता है। तो तीसरा ऑप्शन दिया कि मेरे खर्चे पे हज यात्रा चला जाओ, एक धार्मिक यात्रा है। तो अब बैरम खां कौन से को मानते हैं? बैरम खां मानेगा हज यात्रा। हज यात्रा पे निकल पड़ा भाई बैरम खां। पहुंचा ही था थोड़ी दूर जंगलों के अंदर, एक व्यक्ति था मुबारक शाह लोहानी। मुबारक शाह लोहानी एक व्यक्ति हुआ करता था भाई, जो आदम खां के कहने पर क्या कर देता है? हत्या कर देता है। किसकी? बैरम खां की। तो बैरम खां की हत्या कर दी मुबारक शाह लोहानी ने। किसके कहने पे की भाई? आदम खां के कहने पर। कौन था आदम खां? जीजा बानो का भाई था, महामंदा का पुत्र था। तो इसके कहने पर किसकी यात्रा कर दी भाई? बैरम खां की हत्या कर दी। जब बैरम खां कहां पे जा रहा था? हज यात्रा पे जा रहा था। अब इसका शव को लेके आए गए भाई, अकबर के सामने रखा गया और बताया जी ऐसे ऐसे आदम खां ने इसकी क्या करवाई है? हत्या करवाई है। तो फिर अकबर आदम खां की भी हत्या करवाता है। आदम खां की हत्या कैसे करवाता है?
कहता है इसके सैनिकों को कि जाओ इसको किले के ऊपर से नीचे फेंक, और जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक इसको उठा के ले जाना, फिर फेंकना, बार बार इसको क्या करो, किले के ऊपर से फेंकते रहो। 3 से 4 बार इसको फेंका गया और इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आदम खान यहाँ पे मारा गया। अकबर को होगी टेंशन, काम धंधे में मन ही नहीं लग रहा अकबर का, भाई काम ही नहीं चल रहा बेचारे का, कोई भी धंधा नहीं चल रहा, सारे के सारे काम धंधे ठप, चलेगा कुछ किया तो नहीं प्रशासन के लिए, सब कुछ भूल गया क्या करना था क्या नहीं, पूरे दिन दिमाग खराब रहता है। फिर इसने सोचा यार कहीं घूमने फिरने के लिए चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा, फिर आके क्या करेंगे, काम धंधा शुरू करेंगे। अब ये सोच लिया अकबर ने, और हर रोज योजना बनाता है कि हम वहां पे जाएंगे, हम वहां पे जाएंगे, जो शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, फलाना ढिकाना, हर रोज योजना बनाता। सुबह उठता और उठते ही क्या हो जाता, दिमाग खराब, कहीं नहीं जाए। फिर पूरे दिन यही सोचता भाई कहाँ जाए। फिर अगले दिन फिर एक योजना बनाता, कल सुबह वहां निकलेंगे, लेकिन सुबह फिर दिमाग खराब कि हम नहीं जा रहे कहीं पे। तो हर रोज ऐसा ही चलता रहा। तो फिर एक दिन क्या हुआ, अकबर सोया हुआ था तो अकबर को एक सपना आया, और सपने में कौन दिखा, अजमेर वाले ख्वाजा साहब। अजमेर वाले ख्वाजा साहिब क्या दिखते हैं भाई अकबर को, सपने में दिखते हैं। और जैसे ही ये सपने में दिखे तो इसने सोचा यार इतना बड़ा व्यक्ति मेरे सपने में क्यों आया, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। तो ख्वाजा साहब सपने में आए तो इसने फैसला कर लिया कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अजमेर, ख्वाजा साहब के दर्शन हो जाएंगे और यात्रा की यात्रा हो जाएगी। तो अब अकबर यहाँ पे निकल पड़ता है किसके लिए भाई, अजमेर के लिए। रास्ते में एक रियासत पड़ती है, और रियासत का नाम क्या है, आमेर रियासत। और आमेर का शासक कौन था भाई, आमेर का शासक हुआ करता था बागमल, या इसी को बिहारी मल भी बोला जाता है, बागमल। बागमल के साम्राज्य में अफरा तफरी मची हुई है, कोई भी आता है बागमल को बजा के चला जाता है, कभी घर वालों की बारी तो कभी बाहर वालों की बारी, कभी भाई भाई को मारने लग जाता है, उनकी शांति पड़ती है, दूसरे साम्राज्य वाले अटैक कर देते हैं। बागमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो अब बागमल क्या करे, बागमल को चाहिए किसी बड़ी शक्ति का सहारा, और बड़ी शक्ति कौन है इस समय भारतवर्ष में, अकबर है। तो इसको अकबर का सहारा चाहिए भाई, अकबर से मुलाकात करें तो शायद कुछ चीजें हो जाए, सही कुछ बात बन जाए। अब ये फैसला कर लिया बागमल ने, और इतने में इसको पता चला कि अकबर कहाँ पे जा रहा है, अकबर जा रहा है आमेर, उसके अंदर अजमेर के अंदर, यहीं से होके जाएगा। तो बागमल ने फरमान जारी कर दिया भाई जहां भी अकबर दिखे हमारी रियासत में एंट्री करते ही अकबर को रोक लेना, हमें उनसे क्या करनी है, बात करनी है। तो जैसे ही अकबर आमेर के अंदर पहुंचा तो बागमल के सैनिक उसको रोक लेते और कहते हैं कि महाराज हमें आपसे बात करनी है, बताओ क्या चाहते हो आप, क्या बात करनी है। पूरी बातें हो गई दोनों के बीच। तो जो बागमल था इसने सारे की सारी अपने दुखड़े सुनाए, रोया बेचारा इसके सामने कि जी ऐसी ऐसी बातें। अकबर तैयार हो गया, अकबर बोला मैं तेरी सहायता कर दूंगा, टेंशन मत ले। अब अकबर बिना किसी शर्त के बागमल की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। तो बागमल को लगा यार ये बंदा बड़ा ग्रेट है, इसके साथ तो दोस्ती क्या करनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी। और दोस्ती मजबूत करने का मतलब क्या, अपनी बेटी का रिश्ता कर दो भाई, दोस्ती मजबूत तभी हो सकती है, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल। तो बागमल की एक सोनी सी पुत्री हुआ करती थी भाई, जोधाबाई। प्रस्ताव रख दिया शादी का अकबर के सामने कि जी मेरी एक पुत्री है, उससे आप शादी कर लीजिए। अकबर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज 1 लाख से पिंड आज छुटा के आया हूं, तो एक और लगा दे कर ले, मन को निकलनी शादी शुरू।
मैं वैसे ही तेरी सहायता कर दूंगा, टेंशन मत ले, पूरी उम्र तेरी सहायता करूंगा, तेरे को जब भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जियो। लेकिन बागमल बोला जी नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी यार, मेरे को नहीं पता, शादी करनी है तो करनी है। अकबर बोला यार जान दे, शुद्ध विचार है मेरा, शुद्ध मन है, और शुद्ध मन से दर्शन के लिए जा रहा, तो मेरा मन मत बिगाड़ तू मेरा, अभी बड़ी मुश्किल से पिंडा छुटा है। लेकिन बागमल नहीं माना। तो अकबर बोला चलो महाराज ठीक है, एक बार मैं ना ख्वाजा साहब के दर्शन करके आता हूँ, और फिर हम इस विषय पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बागमल बोला जी ठीक है आप जाओ। अब बागमल से वादा करके गया भाई आते वक्त मिलेंगे, और पहुंचा कहाँ पे, अजमेर में पहुंचा ख्वाजा साहब के पास। जाके बोला कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, आप मेरे सपने में आए तो मैं यहाँ पे आया, और रास्ते में ऐसे ऐसे मेरे को बागमल मिला था, आमिर वाला राजा, और उसने मेरे को ऐसे ऐसे कहा है कि मेरी पुत्री से शादी कर ले। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं शादी करना भी नहीं चाहता अभी, तो बताओ मैं क्या करूं। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि और तेरे को क्या चाहिए, वो राजपूत है जो तुम्हारे शुरू से ही दुश्मन रहे हैं, खुद से राजपूत आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो जाते ही स्वीकार कर ले, शादी कर ले। इससे बड़ा चांस आप लोगों के पास नहीं हो सकता अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए। राजपूत अपने जुबान के पक्के हैं, जो जुबान दे दी उस पे रहेंगे, मर जाएंगे पर जुबान नहीं बदलेंगे। ख्वाजा साहब ने समझाया, तो ख्वाजा साहब के समझाने पर वापिस आया, और वापिस आते ही बागमल को बोला जी ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे को चाहिए दहेज। और दहेज में किसको मांगेगा, दहेज में मांगेगा बागमल के पुत्र सुरजामल। सुरजामल कहां से आ गया, बागमल का पुत्र है भगवान दास। भगवान दास को कहा कि भाई तेरे पुत्र भगवान दास को मुगल दरबार में अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी। बागमल बोला बस इतनी सी बात, तू भगवान दास को छोड़, साथ में इसके पुत्र मान सिंह को भी ले जा, एक के साथ एक परिवार की निकाल दे, पर तू शादी करते साथ में जोधाबाई ने ले जा। अब इस शर्त के तहत जोधाबाई से क्या हो गई भाई, शादी हो गई। अब जोधाबाई से शादी की गई भाई, शादी के बाद ये कहां पे आ गए, ये आ गए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद अकबर ने जोधाबाई से नाम पूछा, अभी तक तो शादी वादी सब कुछ हो चुकी है, नाम तक का पता नहीं। तो नाम पूछा गया जी आपका नाम क्या है, तो ये बोली जी मेरा नाम है जोधाबाई। अकबर बोला यार कौन से वाला बाई, ये कोई नाम थोड़ी है, कौन सा बाई समझो मैं तेरे को, ये नाम सही नहीं है, आज से तेरा नाम कुछ और ही होगा। और वो नाम क्या रखा गया इसका, इसका नाम रखा गया मरियम, नाम रख दिया गया मरियम। जैसे ही जोधाबाई ने मरियम सुना तो जोधाबाई डांट गई, यार महाराज को देनो ही तो ढूंढ को दे दे सोना बेबी को, कुछ मजा आया। तो मरियम भी कोई नाम है, फीलिंग ही को नहीं आया इसमें। तो अकबर बोला सुन सियानी, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा। जोधाबाई बोला अच्छा है, फिर सही है भाई, फिर तो दिन में 10 बार यही नाम लेना है, कम किया फिर देख लेना तेरा क्या होगा। तो नाम रख दिया गया भाई स्वर्ग की अप्सरा बना दिया अकबर ने किसको, जोधाबाई। ठीक ठाक सा चल रहा है सिस्टम, आराम से शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। 10-20 दिन निकले, अकबर का फिर दिमाग खराब हुआ, बोला यार मैं शादी तो कर ली इस लड़की है, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं इसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, कैसा इसका कैरेक्टर, एक बार पता करवा लेते हैं। तो इसका बैकग्राउंड पता करने के लिए, कैरेक्टर पता करने के लिए गुप्तचर छोड़ दिए भाई, इन्फॉर्मेशन लेके आओ ये कहाँ पे क्या करती थी, कहाँ पढ़ती थी, कैसे रहती थी, क्या फलाना दिखता ना। अकबर से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, 4वीं-5वीं क्लास में गई हुई थी, नाम नूम लिखने अकबर बेचारा मुट्ठा था। तो अकबर का नाम की तो ये PhD करके बैठी है।
बोला भाई पता करो एक बार, पढ़ी लिखी है, कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा इसका। अब गुप्तचरों ने पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, अकबर के पास पहुंचने लगे। बीच में मुलाकात होगी महामनगा से। महामनगा को ने उनको अलग ही पट्टी बढ़ा दी कि जाके आपको ये बातें कहनी। अब वो गुप्तचर आते ही बोले महाराज को कि महाराज तू फंस गया आपकी बार, तूने बड़े मजे लिए, अब की बार ठह गया। बोला भाई क्या थे, बात तो बताओ। बोला जिसके तो स्कूल में 4-5 पेज चल जा कर दे, कॉलेज में तो काटो ही को नहीं, हर 10 किलोमीटर में बदल जा कर दे। बोला अच्छा है। और बोला कोई एक बात और सुन, 1 महीने पहले भाग भी गई थी, वो तो 2-1 किले भागड़ पाई थी, पकड़ जाए थे, तो रात ही चिपका दिया आपने। अब अकबर क्या करता? अकबर बोला यार मैं हिंदुस्तान का बादशाह, और मेरे अजीब चली। यू के करती हो यार मेरे लिए। तो अकबर ने जोधाबाई को क्या किया, घर से निकाल दिया, वापिस भेज दिया जोधाबाई को। लेकिन सच तो सच्ची होता है, सामने आना ही आज नहीं तो कल। सारी सच्चाई सामने आ गई जोधाबाई की अकबर के साथ कि उन गुप्तचरों ने क्या की थी, गलत इंफॉर्मेशन दी थी। बेचारी ये खुद 5वीं फेल है। 5वीं फेल अब कौन सा इसने स्कर डालिया, कॉलेज कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। आज तक बेचारी घर से बाहर ही नहीं निकली। जो इंफॉर्मेशन दी थी सारी की सारी क्या थी, वो गलत थी। अब अकबर को अफसोस हुआ क्या इस तरह भागाई छोरी मिले कड़े बने, जो आज तक घर से बाहर ही तो निकली। तो अब अकबर वापिस गया जोधाबाई के पास कि महारानी मेरी तो होगी गलती, तो मेरे को माफ कर और तुम वापिस चल। तो क्या जोधाबाई वापिस आएगी? आना चाहिए जोधाबाई को। क्यों? खुदा ना करे कल को तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, क्या हुआ? तो मानो कौन काटो? काम में अगली ले काट दो तोर। इसकी माँ कहेगी वो तो सही है, तो शायद से ये कहते को बोल लिया अपने किस्सा है सारा किया है। जैसे तुम्हारे हालात चल रहे हैं, बिहार वाले भी मना कर देंगे। तो यहाँ पे जोधाबाई भाई आने से मना कर दी थी, साफ साफ मैं नहीं। अब अकबर को होगी टेंशन, यार एक ही डंकी छोरी आई थी, डंकी पहली बार शादी हुई है, इससे पहले शादी हुई सलीमा बेगम से। कौन थी सलीमा बेगम? बैरम खान की। कहाँ से है वो बैरम खान? बैरम खान की धर्मपत्नी थी। सलीमा बेगम से भी शादी हो चुकी है, रुकैया बेगम से भी शादी हो चुकी है, लेकिन मजे वाली बात नहीं थी। अकबर बोला यार शादी के लायक तो यही थी, डंकी पहली बार आई थी, पहली बार। सलीमा बेगम से वैसे शादी करनी पड़ी थी मजबूरन इसको। मजबूरन क्यों करना पड़ा? बैरम खान मर चुका है। सलीमा बेगम अकबर के पास आई और बोली महाराज अब मेरा क्या होगा, मैं किसके भरोसे अपना जीवन यापन करूंगी? अकबर बोला मैं रे यार मेरे से शादी कर। तो वो मजबूरन शादी थी भाई बेचारे की। रुकैया बेगम से शादी हुई, उस टाइम पे शादी का मतलब ही नहीं पता था। अब शादी का मतलब पता चला, डंकी लड़की मिली, ये वैसे किस्मत खराब की वजह से निकल ली। अब इसकी बढ़ गई टेंशन में। अब अकबर ने फैसला कर लिया कि जोधा तेरे को वापस लेके आना, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो इसने क्या किया भाई, फिर 1562 के अंदर दास प्रथा समाप्त कर दी। क्या थी ये दास प्रथा? एक तरह से अगर हम देखें भगवान दास को क्या करके लेके आया था, ये दास प्रथा के तहत ही लेके आया था। दासी बना के भाई मुगल दरबार में अपनी सेवाएं देगा, दहेज के रूप में लेके आया। दास प्रथा को समाप्त किया और जोधाबाई के पास मैसेज कर दिया सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग जी, देखो मैंने दास प्रथा समाप्त कर दी, तुम्हारा भाई भतीजा दोनों बचा। अब जोधाबाई रिप्लाई करेगी, सीन करके छोड़ दिया। अब पूरा दिन व्हाट्सएप खोले है, देखे जी सीन तो कर रखा है, रिप्लाई कौन करती। और
कौन जबगन आ जड़ा है ऑनलाइन में फिर भी ना मैसेज करे रोज बढ़िया बढ़िया स्टेटस लगाओ बेचारी। तो टेंशन है अकबर की भाई साहब, बात नहीं बनी। 1 साल वेट किया तो पूरा हर रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देता। ये क्या सिस्टम हो गया भाई। अगले साल 1563 क्या किया भाई, तीर्थ कर समाप्त कर दिया। फिर एक मैसेज किया जी, गुड मॉर्निंग जी, आज से तीर्थ कर भी समाप्त, हिंदुओं पे कोई टैक्स नहीं होगा, गंगा दर्शन मंदिर दर्शन कुछ भी करो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, ये भी मना कर दिया। फिर जोधा ने वही काम किया, सीन करके छोड़ दिया, कोई रिप्लाई नहीं करा किया भाई। अगले ही वर्ष 1564 जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त कर दिया 1564। अब क्या होगा, अब फिर मैसेज करेगा जी गुड मॉर्निंग, दूसरी आप मैसेज फिर छोड़ दिया जी वेरी गुड मॉर्निंग। अब बड़े मैसेज पे मैसेज छोड़ रहा है, देखो जजिया कर भी समाप्त कर दिया, अब तो वापस आ जाओ, अब तो मेरे से गलती होगी, मैं गलती मांग रहा हूँ, आप कुछ भी करवा लो बस वापस आ जाओ। अब जोधा भाई का थोड़ी देर के अंदर मैसेज आया जी गुड मॉर्निंग जी आप कैसे हो। अब अकबर का जज गया बात, क्यों पिछले 2-3 साल में तो रिप्लाई नहीं कर रही थी, आज पहली बार रिप्लाई आया है। अकबर राजी हो गया कि आज तो आओ ही आओ। तो फिर 1564 में जोधा बाई क्या हो जाती है भाई, वापिस आ जाती है भाई। वापिस आते ही एक बार अकबर ने दरबार लगा दिया कि भाई अब से गलती चाहे किसी की भी हो पर जोधा की नहीं होती। जोधा की गलती अगर किसी ने निकाल ली तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तो अब अकबर और जोधा दोनों वापिस आ गए भाई, जोधा भाई इसके साथ रहने लगे। थोड़े दिन तो ठीक ठाक चलता रहा सिस्टम सब कुछ, लेकिन फिर अकबर की टेंशन ही बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि कोई संतान जन्म नहीं ले रही। 2-3 शादियां पहले हो चुकी हैं, कोई संतान नहीं जन्म ले रही। जोधा बाई से होगी, कोई संतान नहीं हुई। फिर ये जाएगा फतेहपुर सीकरी, वहां पे महाराज से मिलेगा, महाराज इलाज बताएगा इसको, और फिर इसको क्या होगी, संतान की प्राप्ति होगी भाई। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे कल की क्लास में, अभी के लिए सुना। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारा कोई विचार हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो भाई। तो चलिए फिर कल मुलाकात करेंगे, अकबर को आगे कल करेंगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।